जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ से संबंधित वीडियो है। ठीक है, बेसिकली ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है और पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जीएस के और हिंदी दोनों के करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं दोनों में, चाहे आप जनरल स्टडी की बात करें, जीएस की बात करें, या फिर चाहे आप हिंदी की बात करें। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपका काम बनेगा। प्रैक्टिस करिए, नोट्स आपने जो बना रखे हैं उसको रिवाइज़ करिए, रिवीजन करिए और अभ्यास करिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। ठीक है, तो अभ्यास करेंगे तभी आपका जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो मैंने लक्ष्य रखा है इसमें आप लोगों के लिए कि 85 प्लस आपका जीएस में आना चाहिए और 55 प्लस आपका हिंदी में। वो किस किस तरीके से आएगा, वो इसी तरीके से आएगा कि आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, मेरे साथ इसको आप सॉल्व करिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक कीजिएगा इसको। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके ले लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक दी हुई है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी हैं तो बहुत ज़्यादा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, फटाफट इसको हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली ये जो यूथ कंपटीशन का है उसी का ये पांचवा सेट है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट पांचवा है। ठीक है, जीएस का आरओ एआरओ के लिए बेसिकली। और ये आरओ एआरओ ही नहीं, जितनी भी परीक्षाएं अभी नियर फ्यूचर में आने वाली हैं, क्योंकि जीएस क्या होता है भैया, जीएस स्टैटिक पोर्शन ही तो है। और स्टैटिक पोर्शन में आपको जो चीज़ें एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, नॉर्मली जीएस ही है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इसको एपीएस हो गया, या फिर आपका जो यूपी पीएससी का जो कोर पीसीएस वाला जो वो है एग्ज़ाम है वो हो गया। ठीक है, या अन्य किसी स्टेट के पीएससी की बात हो। ठीक है, अन्य किसी स्टेट पीएससी की बात हो, वनडे एग्ज़ाम्स की बात हो, तो जीएस जो है हर जगह आता है। तो इसको आप देखिए, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें, वन लाइनर टाइप के हैं। और जो असर्शन और रीज़न, ये दोनों मतलब कथन कारण वाले भी प्रश्न हैं। तो आपको बेसिकली दोनों मतलब नॉलेज, आपको फैक्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो आप प्रश्न कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे और आप बेहतर कर पाएंगे परीक्षा में। तो अभ्यास करिए आप। अब मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा केस भारतीय कम्युनिस्टों से जुड़ा नहीं था? तो देखिए इसमें से कौन सा जुड़ा नहीं था। मेरठ षड्यंत्र जुड़ा हुआ था, बिल्कुल जुड़ा हुआ था। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, पेशावर भी जुड़ा हुआ था। सिर्फ ये लाहौर षड्यंत्र ऐसा था जिसमें कि ये आप कम्युनिस्टों से जुड़ाव नहीं रखता था। ये बेसिकली जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी, लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, जो ये बम कांड हुआ था, उसके पहले जो इनकी अंग्रेज़ों की हत्या की थी ये इन लोगों ने मिल करके, उसमें ये लाहौर षड्यंत्र चला था। ठीक है, और इसमें इनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931, 23 मार्च, ये डेट भी याद रखिएगा। ये जैसे क्रोनोलॉजी में आ जाता है, कई बार आपको कालानुक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो 1931 में याद रखिएगा, भगत सिंह को फांसी, ऐसे करके पूछ लेता है, तो डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखित पुस्तक नील दर्पण। ठीक है, ये नील दर्पण, बेसिकली जो नील दर्पण है ये किस पर आधारित है? तो जब नील ये हुआ था ना, नील के लिए जो खेती, तीन कठिया प्रथा वगैरह और ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, नील की खेती के लिए बेसिकली ये अंग्रेज जो है बेसिकली ये दबाव डालते थे। ठीक है, कि क्योंकि इनको नील का यहाँ पे मतलब खेती करवा के यहाँ से कच्चा माल ये भेजते थे यूरोप में। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बेसिकली ये किसकी पुस्तक है ये भी याद रखिएगा। तो दीन बंधु मित्र याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, दीन बंधु मित्रा। ठीक है, दीन बंधु मित्रा, मित्र या मित्रा जो भी कहिए, मित्र कहिए। ठीक है, दीन बंधु मित्र। ठीक, और ये इसमें पूछ क्या रहा है कि इसकी जो ये जो किया है इसका अनुवाद अंग्रेजी में, वो किसने किया है? तो ये याद रखिएगा, ये अनुवाद किया हुआ ये माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। वर्ष 1974 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही बात है, स्थापना हुई थी। पूछ रहा है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और कितने इसमें जो है आपके
वो थे, मतलब एक तो थे ही, इसके अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे, तो याद रखिएगा 1+3, ठीक है, 4 थे टोटल और 3 अन्य थे, एक थे ये एलिजा एम्पे, इनका नाम याद रखिएगा, पूछता है वो। मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर में अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बैरकपुर भारत के किस राज्य में है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को, ठीक है, तो याद रखिएगा बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहीं से ये 34वीं जो इन्फेंट्री थी वहीं पे ये मंगल पांडे ने जो है शुरुआत करी थी ये सब चीज़ें। वहाँ पर जो इसमें जो इनफील्ड राइफ़ल थी, इनफील्ड राइफ़ल की जो कारतूस, ठीक है, इनफील्ड राइफ़ल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया और उसका जो कारतूस था बेसिकली, उस कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिला करके कुछ ऐसा उसमें प्रयोग होता था और उसको मुंह से, मतलब दांत से इसे खींच करके उसको खोलना पड़ता था और उसको इनफील्ड राइफल में यूज़ करना होता था। इसी वजह से ये सारी घटना हुई थी। तो याद रखिएगा ये घटना हुई कब थी, ये भी याद रखिएगा। घटना हुई थी ये 29 मार्च 1857, ठीक है, डेट याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा डेट। और इनको फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल को दी गई थी इनको फांसी, ठीक है, 8 अप्रैल 1857। और जब 1857 की जो क्रांति एक्चुअल में शुरुआत हुई थी मेरठ से, मतलब शुरुआत हुई थी, तो 10 मई का याद रखिएगा डेट, ठीक है, 10 मई 1857, ये भी याद रखिएगा डेट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए ये बंगाल गजट, दोनों ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। पहला जो समाचार पत्र था ये तो लिखा है कि किसी भारतीय द्वारा, ठीक है, और पहला दोनों ही बंगाल गजट ही था, नाम वही था, लेकिन अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर ये प्रकाशित किया गया था। जैसे बंगाल गजट ये जेम्स अगस्टस हिक्की, उनके द्वारा 1780 में एक, मतलब पहला जो समाचार पत्र था प्रकाशित हुआ ये 1780 में, ये वाला याद रखिएगा। उसके बाद ये जो हुआ था किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में, तो इसमें अब चूंकि वो अंग्रेजी मतलब यूरोपियन थे वो, ठीक है, हिक्की साहब, तो वो हिक्की महोदय के बाद ये जो दोबारा बंगाल गजट ही फिर उसी नाम से हुआ, तो ये याद रखिएगा। इसका नाम ये मतलब प्रकाशन जो है वो गंगाधर भट्ट ने किया था, इसे गंगाधर भट्ट, ठीक, भट्टाचार्य बेसिकली, भट्ट नहीं भट्टाचार्य, ठीक है। ये 1816 में याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा 1816 में, ठीक। चलिए, और कौन सा था? ये बंगाल गजट ही था, ठीक है। पहले जो ऐसे आप बताइएगा कमेंट करके, वैसे चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को कि पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जो पत्रकारिता के लिए जो है जेल गए, प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनका नाम याद रखिएगा। और अगर ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक बार कौन था ऐसा व्यक्ति जो सर्वाधिक बार पत्रकारिता उसके जेल गया, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मई जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच। और ये हराया किसको था? तो कैस्पर रूड को हराया था इन्होंने, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच पूरे साल जो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनके नाम परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं, उनका क्रम भी याद रखिएगा। जैसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है पहले जनवरी फरवरी के आसपास, ठीक है, उसके बाद ये फ्रेंच होता है, फिर विम्बल्डन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये यूएसए ओपन होता है। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, कई बार क्रम भी पूछ लेता है, ठीक। तो अब इसमें जो हुआ है, इसमें विम्बल्डन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब में नोवाक जोकोविच ही रहे हैं विजेता, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये विम्बल्डन वाले में ये नहीं रहे हैं, बाकी सब में रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें महिला वाले में भी याद रखिए, चूँकि ये तो पुरुष वाले में हो गए, मेल वाले में याद, फीमेल वाले में ईगा स्वेटेक याद रखिएगा, ईगा स्वेटेक, स्वेटेक इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने हराया था किसको? कैरोलिना मुचुआ को हराया था, ठीक, ये याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। कई बार आजकल क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछते हैं आजकल, वो आपसे उनका देश पूछ ले रहे हैं, उनकी कंट्री पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये कैस्पर रूड को जो हराया था ये नॉर्वे के। तो जो विनर हैं एटलीस्ट उनकी कंट्री जो है वो याद रखिएगा। जैसे ईगा स्वेटेक का याद रखिएगा, वो पोलैंड की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं वो? पोलैंड की, ईगा स्वेटेक, उनका भी नाम याद रखिएगा। जून 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? ठीक है, पीस इंडेक्स में याद रखिएगा भारत की 126वीं रैंक रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और पहले नंबर पे कौन रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, आइसलैंड, ठीक है।
आइसलैंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 32वां जो बिहारी पुरस्कार है, 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये डॉक्टर माधव हांडा को, हाडा, हांडा नहीं हाडा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनकी जो रचना थी वो पचरंग चोला पहर सखीरी, पचरंग, पंचरंग नहीं है, पचरंग है, पचरंग, पचरंग चोला पहर सखीरी, हर पहर हा है ये, पहर सखीरी, ये इसके लिए इनको जो है ये 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है ये सब, मतलब या तो मैचिंग में पूछ लेगा। और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन का नाम भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें जो वो फॉर्मूला मैं हर बार बताता हूँ वो ही याद रखिएगा, उसी हिसाब से आप करके इसको कर सकते हैं। वो उस पर रखिए और सबसे पहले क्या हल करना है आपको, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर आपको डिवाइड, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, और फिर लास्ट में सबसे घटाओ यानी सब्सट्रैक्शन। ठीक, ये इस पैटर्न में आपको, इस क्रम में आपको इसको हल करना है, तब आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। और इसमें जब आप हल करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 10। ठीक है, मैं हल नहीं कर रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा, निहायत ही सरल सवाल है। ठीक है, सेम वही इसमें भी है 10 नंबर में भी, तो इसमें भी आपको वही बडमास वाला जो नियम है उसी से आप इसको हल करेंगे, उसी क्रम में हल करेंगे बेसिकली, तो आपको इसमें भी 20 आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फिगर दे दिया है, इतना सिंपल वैसे पूछता नहीं है, 2-4 तो मतलब रहेगा ही रहेगा ऐसे ऐसे करके, तो ये ठीक है। अब जो इसमें दिया हुआ है वो तो याद ही रखिएगा, तो इसमें तो दिख ही रहा है 1 2 3 4, तो 4 होंगे इसमें। ठीक, ठीक है, याद रखिएगा। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने ही, आपको याद होगा, रामकृष्ण मिशन जो है वो 1897 में इन्होंने शुरुआत की थी। शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भी ये गए थे, तो याद रखिएगा 2 बार धर्म सम्मेलन में ये शरीक हो चुके हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखिएगा, जो 1938 और 1939, इसमें दोनों में जब ये कांग्रेस जो अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी। ठीक है, कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था इन्होंने करी थी, याद रखिएगा। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए सूची दी गई है, अब आपको इसमें कौन सा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो देखिए कादरी संप्रदाय का शेख अब्दुल कादरी जिलानी ठीक है, फिरदौसी का बदरुद्दीन ठीक है, नक्शबंदी का ये ख्वाजा बाकी बिल्लाल भी ठीक है, बिल्लाह। चिश्ती संप्रदाय देखिए निजामुद्दीन औलिया जरूर इस संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, संस्थापक पूछ रहा है। अगर यहाँ संस्थापक नहीं होता तो ये मतलब सारे ही सही होते। इसमें बेसिकली जो इसमें इसमें बताया है, पूछा है, वो संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक निजामुद्दीन औलिया ना होकर के इसमें आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनका याद रखिएगा नाम। और इनकी दरगाह कहाँ है? अब अजमेर शरीफ, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जमीन बौसी सिजदा को इसको मतलब समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने इस सिजदा को, इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके स्थान पर उसने एक और प्रथा शुरू की थी, क्या है वो? चहार तस्लीम, चहार तस्लीम। ठीक है, एक मिनट, इसको इधर लिखते हैं, चहार तस्लीम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि चहार तस्लीम प्रारंभ करने वाले कौन सा है शासक? तो ये याद रखिएगा शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये प्रथा जो सिजदा वाली थी ये शुरू किसने किया था? ठीक है, ये सिजदा प्रथा जो है शुरुआत बलवन ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अद्धा और बिख बेसिकली ये क्या थे? ये सिक्के थे, ये अद्धा और बिख सल्तनत काल में, याद रखिएगा, सल्तनत काल में ये, और सल्तनत काल में भी ये फिरोज शाह तुगलक ने इनको चलाया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब मनाया जाएगा। बेसिकली इसी बार अभी 2023 में ही इसको अनाउंस किया था। ये 23 अगस्त को बेसिकली जो चंद्रयान 3 था ना, चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उसी दिन दक्षिणी पोल पे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे, बेसिकली किसके? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरा था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। भारत प्रथम देश बना है, प्रथम राष्ट्र बना है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। वैसे वो ओवरऑल देखा जाए तो चौथा देश है, लेकिन ये
सॉफ्ट लैंडिंग और वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, तो प्रथम देश। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी के दिन ये, उसी दिन को डिसाइड किया है। एक फैक्ट और याद रखिएगा, ठीक है, जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट था उसको तिरंगा नाम से डिनोट किया गया है, और जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, चंद्रयान 3 को शिव शक्ति पॉइंट। तो ये दोनों याद रखिएगा। चंद्रयान से 110% आपको, चाहे वो APS हो, चाहे वो आपका UPPSC हो, चाहे वो आपका RORO हो, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाएगा चंद्रयान 3 से। थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग, इसमें पूछा है संबंधित अनुप्रयोग सत्य मतलब सुमेलित है। देखिए, तो ये जिंक, इसमें ये सुमेलित नहीं है। टेट्रालेट जो एथाइल है ये आपका सुमेलित है, एंटी नॉक एजेंट है ये बेसिकली। टेक्सॉल ये नहीं है, टेक्सॉल से संश्लेषित रेशा, ये नाइट्रोसेलुलोज, ये विस्फोटक। ठीक, ये याद रखिएगा। जिंक, ये जो है जिंक गैल्वेनाइजेशन वगैरह में प्रयोग होता है। और ये बल्ब में क्या है, बल्ब में जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वो उसका जो वायर वो होता है ना, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसको, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है वो? टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। तो वो नाम याद रखिएगा, टंगस्टन। ठीक, ये मतलब ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। टैक्सॉल क्या है बेसिकली, ये संश्लेषित रेशा नहीं है ये, मतलब ऐसे कर दिया था मैंने, वो गलत था, ठीक है। ये टैक्सॉल एक कैंसर की दवा है ये बेसिकली, ठीक है, इससे दवाई बनाई जाती है टैक्सॉल। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो टैक्सॉल है ये किस वृक्ष के छाल से जो है ये बनाई जाती है। किसी कोई एक वृक्ष है, ठीक है, वो वृक्ष का नाम बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। जो बता देगा मैं उसको मतलब कमेंट उसका पिन कर दूंगा ऊपर, ठीक है। आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए कि कौन सी नहीं है। तो पढ़िए, देखिए आवर्त सारणी की कौन सी नहीं है इसमें। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये। तो बढ़ती है क्या? नहीं, बढ़ती नहीं है भैया। ये यही वाला है जो कि इसमें गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आवर्त सारणी वगैरह, ठीक है। वैसे बहुत कम ही क्वेश्चन उससे आते हैं, लेकिन यह है कि ध्यान रखिएगा आप। वर्ष 1927 में गठित साइमन कमीशन, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें सारे सदस्य जो थे वो यूरोपियन थे, ठीक है, सब अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसका भारत में विरोध हुआ था। ये 1928 में भारत आया था। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? नियुक्ति हुई थी इसकी बेसिकली आपकी 1927 में हुई थी। अगर देखिए, दो चीज़ें हैं, प्रश्न कई प्रकार से पूछता है, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बहुत मतलब एकदम होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और उसके आजू बाजू की चीज़ें ध्यान में रखिए। साइमन कमीशन, आप अगर नियुक्ति पूछे, कहीं अगर ये पूछ ले कि नियुक्ति कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1927 में हुई थी इसकी नियुक्ति, ठीक है। नवंबर में हुई थी शायद, 3 नवंबर को। लेकिन अगर ये पूछे कि ये भारत कब आया था, मतलब भारत पहुंचा कब था ये, ठीक है, भारत कब पहुंचा था, भारत कब पहुंचा था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आया था शायद मार्च में या फरवरी में पहुंचा था ये भारत, ठीक है, 1928 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है ये, और अगर आपको डेट नहीं पता है तो आप गलत कर जाएंगे ये। भाई आपको याद है कि 1927, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा और उसमें उसने पूछा है कि साइमन कमीशन का भारत पहुँचना, ठीक है, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, उसके बाद कुछ सबने अवज्ञा आंदोलन, इस तरीके से दे दिया, और उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर आपको बोलेगा उसमें कि आप इसको मैच कर वो कराइए क्रोनोलॉजी, तो आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप मिस कर जाएंगे, इसको गलत हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने का, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि सारे सदस्य क्या थे, सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे। तो किसने सुझाव दिया था कि इसमें ये शामिल नहीं किया जाए? तो ये इरविन महोदय ही थे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इरविन महोदय ही थे ये, ठीक। ये यहाँ के उस समय के वायसराय थे, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? बेसिकली ये सेफ्टी वॉल्व है। हिंदी इतनी तगड़ी लिख दिया है, थोड़ा सा लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये किसने दिया था? ये लाला लाजपत राय जी ने दिया था, ये याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, ये इनके बारे में आपने सुना है कि ये साइमन कमीशन का ही जब विरोध हो रहा था पूरे देश में, तो अंग्रेज़ों ने मतलब लाठीचार्ज किया था, और उसी लाठीचार्ज में मतलब इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यंग इंडिया में इन्होंने बेसिकली जब 1916 में ये इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसी में इन्होंने ये इसको कहा था, ये चीज़ बताया था, ये चीज़, ठीक है। इस पे जो है मेंस में सवाल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कालक्रम में लगाना है, इसमें कालक्रम।
तो कालक्रम में जब आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। जैसे आप इसमें देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादातर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जैसे ये बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हो गया, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पता है आपको 1885 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन जो है आपको 1923 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि भैया ये 1942 में। तो अब आप इसी तरीके से लगा सकते हैं 2, ठीक है, पहला ये हो जाएगा 2, फिर ये 1905 में हो जाएगा 2, तो 2 1, 2 कहाँ है, ये हो गया 1 ये, ठीक। उसके बाद ये आपका 3, फिर 4, ठीक है, 3 4, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें, तो आप उसको ए का 2 करके, मतलब दूसरा पहला, मतलब पहले नंबर पे दूसरा आ जाएगा और आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। फ्लोएम के संबंध में इसमें बोला है कि क्या कथन असत्य है, ठीक है, क्या असत्य है कथन, याद रखिएगा। तो असत्य इसमें देखिए, इसमें फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक है और जिससे पोषकों का ये परिवहन होता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लोएम तैयार भोजनों को जड़ों और फलों तक पहुंचाने के लिए ये परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल ठीक है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का प्रयोग होता है, तो इसमें जीटीपी सीटीपी का उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें एटीपी ऊर्जा, ठीक है, एटीपी का प्रयोग होता है, ठीक है, एटीपी की ऊर्जा का प्रयोग होता है, ठीक। ये चीज़ मतलब आप ध्यान रखिएगा। तो ये वाला इसमें असत्य है, बाकी ये सही है सब, ठीक है। देखिए इसमें सूची दी गई है, अब इसमें असत्य कौन सा मैच नहीं है, मतलब तो देखिए पेप्सिन ये एंजाइम का विखंडन, ठीक है। डीएनए ये प्रोटीन निर्माण का सूचक स्रोत, ठीक है। एमाइलेज ये स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडन करता है, बिल्कुल ठीक है। हार्मोन्स एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक, तो भैया ये जैविक उत्प्रेरक हार्मोन्स नहीं है, एंजाइम्स हैं जैविक, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है, याद रखिएगा ये एंजाइम्स का है ये। तो इसमें ये डी वाला करेक्ट, मतलब इसमें मिसमैच्ड है, बाकी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीवों वर्गीकरण, क्लास और फैमिली, इसके मध्य कौन सा स्तर आता है, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। जैसे सबसे छोटी अगर इकाई पूछा जाए इसमें, तो जाति से शुरू होती है, ठीक है, जाति। उसके बाद क्या आता है, जात के बाद आता है कुल, ठीक है, जात के बाद क्या आता है, कुल आता है, ठीक है, कुल नहीं, जात के बाद वंश आता है, सॉरी, जात के बाद वंश, वंश के बाद आता है कुल यानी फैमिली, कुल फैमिली। फिर उसके बाद आता है आपका ये गण, गण यानी ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद आता है आपका क्या, वर्ग यानी क्लास। उसके बाद संघ, जिसको फाइलम बोलते हो आप। उसके बाद सबसे ऊपर आता है किंगडम, ठीक है, किंगडम यानी जगत। तो ये क्रम है, याद रखिएगा, ठीक है, चाहे ऊपर से याद रखिए चाहे नीचे से। किंगडम अगर ऊपर से देखते हैं तो पहले हो गया आपका किंगडम हो गया, ठीक है, फिर फाइलम हो गया, ठीक है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, और इधर फिर जीनियस, जीनस आपका यानी वंश, जीनस, और फिर स्पीसीज़, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है, ये क्रम याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी टाइप का पूछेगा तो बता लेंगे आप। तो पूछ रहा है, इसमें पूछा है प्रश्न आपका कि वर्ग और कुल यानी कि क्लास और फैमिली, ये जो आपका ये क्लास है ये फैमिली है, इसके बीच क्या आता है, तो ऑर्डर आता है ये, यानी कि गण, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 वर्ष की आयु में किस आंदोलन से जुड़ी थी, ये एक सेना का भी गठन किया था। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको अगर उनकी जो जन्म पत्री है, अगर उनको पता है, अगर आप मालूम है जन्म डेट, बेसिकली जन्म पत्री नहीं, अगर उनकी डेट मालूम है, बर्थ डेट या ईयर मालूम है, तब आपको पता चल जाएगा। डेट तो क्या, ईयर, ठीक है। तो ईयर उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1917 में। अब आप 1917 में जब ये जन्म हुई थी इनके, तो 12 वर्ष बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सा आंदोलन चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चला हुआ था, तो याद रखिएगा इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आंसर, अगर आपको पता है तो, ठीक। नहीं पता तो फिर नहीं लगा पाएंगे आप अंदाज़ा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ये मुस्लिम जो अब्दुल लतीफ़ थे, ये मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है इनको, कहाँ पे, बंगाल में, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जो 1863 में बेसिकली, बोलते क्यों हैं बेसिकली, तो इन्होंने बहुत सारा ऐसा कुछ काम किया होगा तभी इनको बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने वहाँ पे एक मोहम्मडन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, मोहम्मडन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, कब, 1863 में। तो इसीलिए, और वहाँ पे क्या करा इन्होंने भाई, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार और मतलब नई चेतना का जागरण उसका प्रसार किया। तो इस वजह से इनको जो है ये पश्चिम बंगाल में
मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किसको? अब्दुल लतीफ़ को, याद रखिएगा। और 1863 में इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1937 में प्रांतों में गठित कांग्रेस की सरकार कितने समय तक कार्यरत रही? तो याद रखिएगा 28 महीने बाद, 28 महीने तक कार्यरत रही है। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, बेसिकली जब प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। तो जब 1939 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारतीय सेना को बिना भारतीयों के, यानी कि जो भारतीय नेता थे उनकी बिना सहमति के, उनके बिना कंसेंट के, उन भारतीय सेना को जब युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया गया, तो इससे नाराज होकर कांग्रेस ने जहाँ भी इसने अपने सरकारें बनाई थी राज्यों में, वो सभी जगह पे उन्होंने मतलब एक मास एक इस्तीफा दे दिया, मतलब वहाँ पे सब खत्म कर दिया, ठीक है। तो और देखिए ये जब हुआ था ना, तो उसी समय मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने उस दिन मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है याद रखिएगा, मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मनाया था। डेट मुझे लग रहा है कि 23 अगस्त है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, वैसे 23 अगस्त है, अगर देख लूँगा मैं कमेंट कर दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक मीथेन उत्सर्जन के स्रोत कौन सा, मतलब ऐसा इसमें से कौन सा है जहाँ पे सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जन होता है? तो आर्द्र भूमियाँ हैं। देखिए आर्द्र भूमियाँ बहुत मतलब बेहतरीन एक धरती के फेफड़े के रूप में भी काम करती हैं ये, ठीक है। इसको धरती का किडनी, सॉरी फेफड़ा नहीं, किडनी, ठीक है। तो ये किडनी के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मीथेन का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। लैंटिस आवास क्या है? तो देखिए एक होता है लैंटिस, लैंटिक, और एक होता है वेंटिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे ये लैंटिक में क्या होता है, एक मतलब याद करने का तरीका अगर आप याद कर पाएँ तो आप याद कर लीजिए कि जैसे लैंटिक मतलब होता है कि जैसे लेटा हुआ, एक तरीके से मैंने मतलब अपने उसमें याद कर रखा है। तो लैंटिक आवास होता है कि स्थिर होता है, ठीक है, लेटा हुआ आप मान के सकते हो। तो लेटा हुआ क्या है भाई? स्थिर आदमी है। तो इसमें यही सब आता है। आर्द्रभूमि हो गई, तालाब हो गया, झील हो गया, जलाशय हो गया, तालाब हो गया, दलदल हो गया, ये सब हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें मैच करना है आपको, मतलब ये सूची से ये मिलाना है कि कब कब कौन सा आया था। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों में जो आए आपको पहले उसको देखिए, उसके बाद आप एलिमिनेशन की तरफ जाइए। पहला ऑप्शन जैसे मान लीजिए आप इसमें से आपने देखा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, ठीक है, ये डी का वन। तो डी का वन कहाँ पे है? एक ही में ही है। अब आप लगाइए आगे और आगे निकलिए, भाग जाइए सीधे, आपका प्रश्न जो है वो समाप्त, मतलब उत्तर मिल गया, खत्म। अब उसमें आप सब मैच करते मत बैठिए कि ऐसे ऐसे मैच कर रहे हो आप, टाइम खराब होगा आपका। मिलाइए, भागिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं चूँकि बता दे रहा हूँ आपको, बाकी एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। एक मिला बस ठक से लगाया, निकल लो। अगर बहुत ज़्यादा कंफर्म करना है तो एक आधा और कंफर्म कर सकते हो कि भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ए का टू, तो ए का टू भी मिल गया आपको, भागो अब निकल लो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जो पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार, ये 2006, ये ठीक है। बाकी ये आपका वायु प्रदूषण वाला 1981, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है ये मैचिंग में। ड्यूगोंग, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव का विलोपन के कगार पर कहाँ पर पाया जाता है? मतलब ये है जो विलोपन के कगार पे है, वो कहाँ पे पाई जाती है? ये बेसिकली इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री गाय, ठीक है, ड्यूगोंग को याद रखिएगा। इसका जो ये जो पाए जाने का क्षेत्र है जो, वो मन्नार की खाड़ी में है, ठीक है। इसी यहीं पे, इसी जगह पे इसका एक वो भी बनाया गया है यहाँ पे, क्या यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, इसी के संरक्षण के लिए। यूनेप के तत्वाधान में विभिन्न बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के संबंध में असत्य युग्म, यानी कि इनके डेट्स दिए हुए हैं, इधर कन्वेंशन है और इधर वर्ष अपनाए गए, वर्ष कब अपनाए गए थे ये। तो देखिए ये LR टैप जो है, ये कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन, ये ठीक है। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, ये भी ठीक है। मिनीमाता कन्वेंशन ये बिल्कुल 1992 नहीं है, ये 2013 है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, 2013। इससे क्या होगा ना, ये आपको मतलब ये चीज़ें याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2013 में ये अपनाया गया था और 2017 से शायद ये लागू हुआ था, ठीक है, शायद नहीं 2017, ठीक है, या 2014, ठीक है, 13-14, ठीक है। लागू वाला छोड़ दीजिए, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि 2013 में अपनाया गया था ये, ठीक। चलिए, बाकी ये UN कन्वेंशन, ये जो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, ये 1994 है, ठीक है।
ई अपशिष्ट प्रबंधन में पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये सब कोई सा भी सम्मिलित नहीं है, देखिए, ठीक है। ई अपशिष्ट में इनके सब के लिए अलग अलग नियम बने हैं, अलग अलग कानून बने हैं, ठीक है। इसमें नहीं है ये सब। बैटरी के लिए अलग है, बैटरी का भी अभी पारित हुआ था, 2022 में ही पारित हुआ था, ठीक है। ये प्लास्टिक वाला 2016 का है, पैकेजिंग प्लास्टिक। एमएसएमई का 2006 का है। ये रेडियो सक्रिय, ये जो सक्रिय अपशिष्ट है, इसका 1962 का है सबसे पुराना, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इनमें से सभी, ठीक, ये उसका आंसर होगा। कृषक प्रजा पार्टी, इसके फजलुल हक रहे हैं इसके संस्थापक, याद रखिएगा। कब इन्होंने किया था, तो ये 1937 में, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। फजलुल हक और कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है। डेट वो ईयर याद मत रखिएगा, ईयर वो मैंने ऐसे बता दिया, ये याद रखिएगा कि कृषक प्रजा पार्टी किसने स्थापित की थी, ये फजलुल हक ने, ठीक है। भारत की प्रथम स्नातक महिला कौन सी थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधित किया था, तो कौन थी वो भैया, वो कादम्बिनी जो है गांगुली थी, जिन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। सोचिए कि उस समय ये इन्होंने मतलब संबोधन दिया था कांग्रेस के उसके अधिवेशन को, ठीक। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले। कब हुआ था ये, तो कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो ये 1890 में हुआ था, और कब कहाँ पे हुआ था ये, तो ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कादम्बिनी गांगुली 1890, छठवां था ये, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदू ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। विलियम जोन्स का नाम याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 में स्थापना की थी इन्होंने। डेविड हेयर जो है, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने सहायता की थी राजा राम मोहन राय को, ठीक, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के 2 पक्षकारों का 15वां जो सम्मेलन हुआ था, COP15, किसका, ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का, ठीक है। ये वो वाला COP15 नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए यार, लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों में थोड़ा सा, ठीक है। बेहतरीन सीरीज है ये, फ़ायदा हो जाएगा उनको भी, ठीक। तो इसमें से जो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है या सही है पूछा है, सही इसमें पूछा है कि असत्य कथन, तो COP15 के बारे में असत्य कथन कौन सा है, इसमें देखिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कुमनिंग में हुई थी। कहाँ पे, कुमनिंग कहाँ है, ये चाइना, ठीक है। COP15 का आयोजन ये हुआ था, ये इसका कुमनिंग, सॉरी, ये अध्यक्षता चीन ने की थी, लेकिन हुआ था ये कनाडा में, कुमनिंग, ठीक, ये याद रखिएगा, वो कंफ्यूज हो गया मैं। COP15 का जो मुख्य उद्देश्य है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया जाना, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये तीनों कथन सही हैं। चौथा जो है इसमें जो है, ये जो बोला है कि जैव विविधता ये 2025 में लागू होगा, जब आईची जैव विविधता लक्ष्य का स्थान लेगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला गलत है, ये 2020 में समाप्त हुआ है, ठीक है। 2020 में समाप्त हो गया था आईची फ्रेमवर्क। आया कब था, ये 2010 में आया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आईची फ्रेमवर्क जब आया था ये, ठीक। तो डी वाला उसमें गलत आंसर है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो देखिए मिजोरम में सबसे है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक जो वृक्ष ये हैं वन, कहाँ पे हैं, मिजोरम में, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे लगभग 84.53% इसी के आसपास है अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल का आता है नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर वैसे पूछा जाए एब्सोल्युटली कि कहाँ पे है मतलब सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए, प्लेसर निक्षेप में किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, तो प्लेसर निक्षेप में जो है ये आपके जल द्वारा अपघर्षित खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसमें कथन दिए गए हैं 2, और आपको विचार करना है कि ये सही है गलत है क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है कि एक इसमें क्या है, सही सत्य कथन पूछा है ना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा भैया, गलत हो जाता है यार ये, ठीक है। प्रायद्वीपीय शैल क्रम में के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिज विहीन है, यानी कि यहाँ पे आर्थिक जो महत्व के खनिज हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही सही है कथन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक हैं, तो काहे भैया, कृषि और उद्योग पृथक थोड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि कृषि जो है उनको रॉ मटेरियल प्रदान करता है, और
बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि लगभग आपके सारे ही उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे उद्योग आप देखिए, अगर आप फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो ये पहला गलत हो गया, तो आगे आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ए असत्य और आर सत्य, बस लगाइए और आगे चलिए। वैसे पढ़ लीजिए क्या क्या कह रहा है वो कारण में। कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल प्रोत्साहित ही किया है भाई। आप देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वर्ल्ड फूड जो ये हुआ था, एक अभी कार्यक्रम हुआ था ना नई दिल्ली में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वर्ल्ड इंडिया फूड प्रोग्राम करके है ना। तो वो उसमें बताया था, ये फैक्ट याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कहीं, और मेंस के लिए ज़रूर काम आएगा। पिछले एक दशक में लगभग 150% जो है ये यहाँ पे निर्यात की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 50,000 करोड़ से अधिक फूड प्रोसेसिंग में आपके क्या हुआ, एफडीआई प्राप्त हुआ है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित होने के कारणों में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें से, देखिए, तो इसमें से जो शामिल नहीं है वो उच्च लागत, लौह अयस्क की उच्च लागत, ये शामिल नहीं है। बाकी ये तो है ही है, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ये होगा इसका। बाकी देखिए, जैसे उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता है, सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, स्थानीय बाजारों में मांग की विशाल संभाव्यता भी है, ठीक, ये याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3%, 3% है या 2.4 है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक, ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कई कई किताबों में आपको 2.33 भी दिखता है, ठीक, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 2.33, 2.4 जो मतलब एकदम अप्रॉक्स उसी के नज़दीक ही आ रहा है, तो वो लगा सकते हो आप। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत, ठीक है, पर्वत अवस्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर ये जो हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है, पूर्वी हिमालय है। और पूर्वी हिमालय आपको पता है कि ये क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। क्या है, फोल्डेड माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत जिसको बोलते हो आप, ठीक है, वलित पर्वत। तो याद रखिएगा ये दोनों कथन गलत हो गए आपके, ठीक। तो ना सही पूछा है तो ना तो एक और ना ही दो। हिमालय की लंबाई पूछा है कितनी है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 2400 किलोमीटर है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कथन दिए गए हैं फिर से वही। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे प्रवाह, उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है, अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे जल विभाजक कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक, दोनों कथन सही है इसमें, याद रखिएगा इस चीज़ को, दोनों कथन ठीक है, ठीक। चलिए, संयुक्त तो वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1988 में उड़ीसा से शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है, 1988। एक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में जो नियंत्रण रॉड है वो कैडमियम की का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसमें से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को वो अवशोषित करती है, यानी कि वो मंदक का काम करती है एक तरीके से, ठीक है, तो याद रखिएगा कैडमियम की रॉड, ठीक। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार आयोजित करता है, तो ये चीन है, ठीक है, कौन है, चीन। ये स्नो, इसका जो नाम है वो हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल के नाम से ये, इसकी शुरुआत 1985 में करी थी इसने। महात्मा गांधी सेतु जो है वो बिहार में अवस्थित है, ठीक है, बिहार में, याद रखिएगा, पटना जिले में स्थित है ये, ठीक। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस या किन गेटों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ये कंप्यूटर से संबंधित एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, नैंड एंड NOR, ठीक है, नैंड NAND और NOR गेट, इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखते हैं, इसमें पौधों की वृद्धि मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो कैस्कोग्राफ होता है इससे पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है बेसिकली, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये इसके बारे में जो ये सब पता लगाया था, ये कैस्कोग्राफ और ये सब चीज़ें, ये अपने JC बोस साहब थे, ठीक है, वैज्ञानिक, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, और भी मीटर हैं जो उनको याद कर लीजिएगा, क्या पता पूछ ले। जैसे ये अब पेरिस्कोप हो गया, पेरिस्कोप क्या होता है, बेसिकली समुद्र के भीतर से पानी के ऊपर देखने के लिए, बेसिकली जैसे आपने पनडुब्बी में देखा होगा,
आप मूवी देखा आपने, वो गाजी अटैक देखा है, उसमें देखिए कैसे उसका प्रयोग करते हैं बार बार देखने के लिए चीज़ों को, तो वही है ये पेरिस्कोप है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कैरेटोमीटर क्या होता है? कैरेटोमीटर से नाम आपको पता चलेगा, कैरेट, कैरेट यानी क्या है? सोने की शुद्धता मापने के लिए। कैलोरीमीटर, कोलेरीमीटर, ये कोलेरोमीटर, ठीक है, कोलोरीमीटर यानी ये रंगों की तीव्रता मापने के लिए है। ठीक है, ये रंगों की तीव्रता हो गई, ये आपका पनडुब्बी में प्रयोग होता है, और ये आपका सोने की शुद्धता। ठीक है, कैस्कोग्राफ आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, रोपण कृषि के विकास में उद्योग और बाजार का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन कारण सही हैं और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लौह अयस्क केंद्र पूछा है और देश दिए गए हैं, और पूछा है कि ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए रूस का ये ठीक है, फ्रांस का नॉर्मंडी भी ठीक है, स्वीडन का ये किरूना ठीक है, ये सब लौह अयस्क क्षेत्र हैं ये। यूक्रेन ये कुजबास, कुजबास जो है वो यूक्रेन में पहली बात तो नहीं है, और ये कोयला क्षेत्र है, ये लौह अयस्क क्षेत्र है ही नहीं। ठीक है, कोयला क्षेत्र है ये। ठीक है, और किसका है? रूस का है ये। ठीक, किसका है? रूस का, याद रखिएगा। जून जुलाई 2023 में आयोजित किए जा रहे एकथा एक्सरसाइज है ये, अभ्यास है ये, बेसिकली मालदीव और भारत के बीच में हुआ है। ठीक है, जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु रहा है ये। ठीक, तमिलनाडु रहा है ये, तो मतलब तटीय क्षेत्रों में रहा है, बेसिकली तटीय जो राज्य हैं उनमें। और जैसे अगर लैंड लॉक्ड वाले में याद आ जाए, या इसमें अदर इसमें, तो याद रखिए जैसे लैंड लॉक्ड वाले में हरियाणा नंबर 1 पे है। ठीक है, हरियाणा है, फिर उसके बाद आपका तेलंगाना आता है, और थर्ड नंबर पे यूपी है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। वैसे तो महत्वपूर्ण है ही है ये करंट, लेकिन ये वाला भी याद रखिएगा कि लैंड लॉक्ड वाले में थर्ड पे यूपी है। ठीक है, उसमें सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक और गुजरात, यानी ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चौथे पे गुजरात आ जाता है। जुलाई 2023 में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान लॉन्च किया? तो याद रखिएगा यूपी ने। ये बेसिकली जो जल से नल वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, जल शक्ति अभियान वाला जो चल रहा है, ये उसी के थ्रू है ये बेसिकली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, हर घर नल जल वाला जो प्रोग्राम चल रहा है उसी में ये चलाया गया है, ये वन टैप वन ट्री। ये शायद अभी किस में पूछा गया था यार, ये अभी पूछा गया था आपका, ये नहीं, अच्छा उसमें पूछा गया था ये, ठीक है, वो जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है, ये वन टैप और वन ट्री, उसमें बेसिकली ये पूछा था कि किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो मतलब स्कीम तो ये किसने चलाई वो नहीं, किस स्टेट की है या कहाँ चलाई वो नहीं पूछा था, पूछा था किस मंत्रालय का नाम दे दिया गया था। जैसे जल शक्ति मंत्रालय तो है ही है, यहाँ पे कौन सा अपना यूपी में कौन सा मंत्रालय था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, यूपी में ये योजना चलाई गई। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से वही दिया गया है कि कौन सा किससे मैच्ड है। ठीक है, तो देखिए सू नहर जो है ये सुपीरियर, सू से सुपीरियर याद रखना, और ह्यूरॉन। ठीक है, तो सू, सुपीरियर और ह्यूरॉन, ये ऊ का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो याद रखिएगा ऊ और इधर भी ऊ, तो ये तीनों को मैच करना, आप इस तरीके से भूलेंगे नहीं। ये सब चीज़ें हैं याद करने वाली चीज़ें। ठीक है, कील में याद रखिएगा ये एल्ब और ये बाल्टिक सागर। पनामा आपको पता है कि भैया ये किसको, ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, और स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये जो ऑप्शन बनेगा इसमें ए बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो कोलोराडो का जो पठार है वो आपका सबसे बड़ा है, और कहाँ पे अवस्थित है? ये यूएसए में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय देश हैं? कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे इसमें से देश हैं जो एक से अधिक द्वीपों में अवस्थित हैं, महाद्वीपों में मतलब, यानी कि जैसे एशिया में देश है, फिर इसमें आपका यूरोप में, तो अब जैसे रसिया है, रूस, वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो वो अंतर महाद्वीपीय है। तो चूँकि इसमें तो दिया नहीं है, तो इनमें से कौन सा है आपका, ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जॉर्जिया और आपका ये टर्की। ठीक है, ये जो दो कंट्री हैं ये आपके अंतर महाद्वीपीय हैं, यानी ये एशिया और उसमें यूरोप दोनों में हैं ये। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया जो है वो छोटी दिखेगी सबसे? तो देखिए ये बेसिकली अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप की चीज़ है ये,
यानी कि अब आप देखिए कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है, तो इसी समय जो है वो यहाँ पे दिन बड़ा होता है। इसी वजह से ये देखिए कि आपकी जो परछाई है वो एकदम आपके नज़दीक बनेगी वो, ठीक, याद रखिएगा 21 जून को। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो किसके घने और पीत वर्ण बादलों से बना होता है, तो ये याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के से बना हुआ है, ठीक। देखिए कई एक दो बच्चे पूछ रहे थे, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसमें जो यूथ वाला ये जो मैं करा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं गलतियाँ भी हैं। तो देखिए अगर कहीं आपको गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लिया करिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गलत हो कहीं, वैसे मैं कोशिश करता हूँ इसको कि आपको गलत जानकारी ना मिले, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। फिर भी अगर कहीं गलत हो जाता है तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम आपका जो भी सजेशंस होगा, ठीक। बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है ये वीडियो, आपको लाइक कर दिया है, बढ़ा दो यार इसको, थोड़ा शेयर कर दो। चलो, निम्नांकित में से गेहूं की फसल में कौन सा रोग लगता है, तो बेसिकली ये रस्ट है, ठीक है। रस्ट जो है वो, इसको जैसे हिंदी में रतुआ रोग भी कहते हैं, ठीक है। रतुआ बहुत सारा होता है, सेहुआ, रतुआ ऐसे बोलते हैं, झुलसा, करनाल बंट, ये सब क्या है, ये सब गेहूं के रोग हैं ये, ठीक। अलग अलग टाइप के अलग अलग उसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे टिक्का मूंगफली का है, ये टिक्का का याद रखिएगा, ठीक। रेड रॉट गन्ने वगैरह में लगता है, रेड रॉट, ठीक है, रेड रॉट गन्ने का हो गया। ब्लास्ट या झौंसा बोलते हैं उसको। खैरा रोग धान का, ये क्योंकि याद रखिए ये पूछता है, ये मैंने ये ताबड़तोड़ सीरीज में सब करा रखा है, ये रोग जितने भी हैं ये सब, ठीक है, उसको देख लीजिए आप। खैरा जो है वो धान बहुत पूछा जाता है, खैरा रोग, ठीक है। टिक्का याद रखिएगा ये मूंगफली में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू, थारू याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा ये कथन दिया गया है, कौन सा सही है पूछा है इसमें से। देखिए जलोढ़ मृदा ही है जो मतलब इसमें बहुत अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, तो यहाँ जैसे 14 लिखा है तो ये 14% नहीं है, ये गलत है, ठीक है। लगभग 43% में पाई जाती है, ठीक। बाकी ये भी गलत है इसमें, ये सही है इसमें, सी वाला, ठीक है। ये और जैसे दिया ये अत्यधिक उपजाऊ, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये जलोढ़ मृदा ही है सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है, बहुत अधिक उपजाऊ, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण के लिए तो उसमें से सी वाला सही है, बस बाकी सब गलत है। बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। मतलब बेसिक ये जो स्टैटिक जीके है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पूछ लेगा, ये मैचिंग में भी पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे जलवायु का प्रकार दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, आपको मैच करना है इसमें। तो देखिए गर्म मरुस्थल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता है कि भैया पश्चिमी राजस्थान में ये गर्म मरुस्थल मिलेगा, ठीक है। तो बी का 3 आप देख लीजिए कहीं पे है, ये है बी का 3, इधर है, दो जगह है, तो आपको अभी थोड़ा और देखना पड़ेगा। देखिए ध्रुवीय प्रकार का आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में थोड़ी मिलेगा, जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। तो सी का 4 देख लीजिए कहीं, सी का 4 आपको कहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो आप करेक्ट आंसर आपका बी, उत्तर मिल गया, भागिए आप आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए। बाकी आपका ये जो सवाना वाला है, ये प्रायद्वीपीय, ये उष्णकटिबंधीय जो है ये इसमें मिलेगा, और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून ये आपका तमिलनाडु इधर मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से जो है बेहतर तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। कोरी निवेशिका, कोरी बेसिकली वो क्रीक है वो यार, ठीक। कोरी ऐसे हिंदी लिख देते हैं ना कि मतलब आदमी दिमाग ही आदमी का ख़राब हो जाए। तो कोरी क्रीक ये आपको पता है कि कच्छ के रन में है, भारत पाकिस्तान के बीच ये विवाद बना रहता है यहाँ पे, ठीक है। सर क्रीक और ये सब वो एक ही जगह पे हैं, उधर उधर ही है सब। सर क्रीक का भी आपने सुना होगा, सर क्रीक विवाद, और ये कोरी क्रीक, तो ये कच्छ के रन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इनमें से कौन सी है, तो देखिए नवीनतम पर्वत श्रृंखला, तो देखिए इसमें अरावली वगैरह सबसे बहुत पुरानी है, ये तो होगी नहीं, विंध्य भी पुरानी है, पश्चिमी घाट भी पुरानी है, ये हिमाद्री है बेसिकली, ठीक है, हिमाद्री याद रखिए करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें प्राचीन वलित पर्वत, तो देखो अरावली को छोड़ के बाकी सब प्राचीन वलित पर्वत हैं, ठीक है। अरावली बेसिकली रेजिडुअल पर्वत है, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच कौन सी नदी पाई जाती है, तो रियो ग्रांडे नदी है, याद रखिएगा, ये PYQ पूछा भी गया है ये कहीं, ठीक है, UPPCS में शायद पूछा था। देखिए इसमें फिर से दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अमीर खुसरो कासगंज, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब आपके चकबस्त आपके ये लखनऊ फैज़ाबाद। कैफ़ी आजमी आजमगढ़। मिर्ज़ा गालिब आपके ये आगरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों ने डाली। अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई। ठीक है, कहने का मतलब ये 1858 में जो म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई थी, वहीं से अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की नींव डाली है उत्तर प्रदेश में। तो कथन ये पूछा है कि कौन सा इसमें से कौन से सही हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की देख रेख में ये इसका गठन कब हुआ था, बेसिक शिक्षा परिषद का 1980 में हुआ था क्या। तो दोनों कथन ये आपके जो दिए हुए हैं, इनमें से दोनों कथन ये आपके क्या हैं, दोनों नहीं, एक गलत है। ये तो सही है, ठीक है, ये वाला सही है, बाकी ये गलत है। ये जो बेसिक शिक्षा परिषद है ये आपका कब हुआ था, ये 72 में 1972 में हुई थी। ठीक है, 25 जुलाई 1972, ये 1980 नहीं है, बाकी वो ठीक है, पहला वाला ठीक है। ठीक, चलिए, तो ए वाला करेक्ट आंसर होगा उसमें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीच कुंड अवस्थित है। तो ये मिश्रिख सीतापुर में ही है। नैमिषारण्य भी आपको याद रखिएगा, यहाँ भी तपोस्थली बोला जाता है, ये भी तो याद रखिएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ये ठीक है, पर्यटन निदेशालय भी ठीक है, ये निगम भी ठीक है। ये पर्यटन नीति ये 2020 में नहीं आई थी भैया, ये पर्यटन नीति जो नई वाली आई थी वो 2018 में आई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी 2022 में भी उसको वो अपडेट कर दिया है, उसमें कुछ चीज़ें तो वो अभी नई आ गई है। ठीक, लेकिन इसमें जो मैचिंग दिया हुआ है तो उसके हिसाब से इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 22 में मतलब उसको अपडेट कर दिया है। ठीक, तो कहीं आप अगर 22 भी लिख दिया जाए तो भी ये सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये एक जिला एक खेल बहुत महत्वपूर्ण है, ये 100% पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए। एक आध प्रश्न इस तरीके से बनेगा ये जो दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आप देखिए कि ये एक जिला एक खेल के हिसाब से मैच है कि नहीं है, तो ये एकदम मैच्ड है ये। ठीक है, सारे ही मैच्ड हैं ये। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, जैसे टेबल टेनिस में ये आगरा के साथ साथ कानपुर भी है इसमें। बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर है। बॉक्सिंग में आपके बुलंदशहर और कुशीनगर है। हाथरस ये आपका फुटबॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कथन 3 कथन दिए हैं आपको, इसमें से क्या सही बताना है कि गलत बताना है। एक मिनट, इसमें से सही कथन बताना है, तो इसको पढ़िए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल जो एग्रो ये है ना, एग्रो इकोलॉजिकल, वो कितने हैं एरिया, उनकी संख्या कितनी है 20। ठीक है, और एग्रो क्लाइमेटिक जलवायु वो कितने हैं एरिया, तो वो 9 है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों, 1 2। और ये मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 10 नहीं है, 8 है ये। ठीक है, 10 नहीं है, 8 है। तो ये 1 और 2 सही होगा, बाकी गलत है। ठीक, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से देखो, इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र, तो दक्षिणी भाग नहीं है भैया, उत्तर है, उत्तर की तरफ पाया जाता है भाबर तराई क्षेत्र। ठीक है, वो दक्षिण में कहाँ पाया जाएगा, दक्षिण में तो पूरा पहाड़ी और ये सब क्षेत्र हैं ये। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, 2 गलत हो गया। अब आप इसमें अगर आपको बहुत कुछ नहीं मालूम है तो भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, 1 और 3 सही है आपका। ठीक, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड वाला क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, याद रखिएगा, सोनभद्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से आपका गंगा नदी में प्रवेश, अच्छा कथन दिए हैं, इनमें से देखना है आपको कि कौन से कथन सही हैं। देखिए कौन से कथन सही हैं, पढ़िए आप, पढ़िए, पढ़ के ही पता चलेगा भैया। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश पीलीभीत से होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, बिजनौर से होता है, ध्यान रखिएगा। और ख़त्म मतलब निकासी कहाँ से होती है, तो बलिया से, याद रखिएगा। ये पहला वाला कथन एकदम सही है। यमुना नदी का प्रवेश गलत है, सॉरी पीलीभीत नहीं होगा, ये गलत है, बिजनौर होगा। यमुना नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, इसका मतलब सहारनपुर से प्रवेश होता है यमुना नदी का, और समापन प्रयागराज में आके गंगा नदी में इनका संगम हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। ये मेरठ गाजियाबाद यमुना नदी के किनारे हैं, तो ये हिंडन नदी किनारे हैं, यमुना के नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। केवल 3 इसमें सही है, बाकी पूछा गया था इसमें सही नहीं है, तो 1 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत है इसमें, बाकी दूसरा वाला ठीक है। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के किस स्थल से संबंधित हैं, किस स्थान से संबंधित हैं। तो देखिए टोडरमल सीतापुर के थे, याद रखिए। कालपी में आपको पता है कि कौन था, बीरबल। ठीक है, उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, उनका पूछता है वो। ठीक, ये मतलब ऐसे ही नहीं है। कालपी कहाँ पड़ता, कहाँ है, जौनपुर, जालौन में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में किसमें जो है वो डॉल्फिन सेंचुरी को मतलब मान्यता देना है वहाँ पे, कौन सा है? तो याद रखिएगा ये चंबल वाले में, ठीक है, चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है या की जाएगी? तो ये याद रखिएगा वाराणसी में ये शुरुआत की जाएगी, ठीक, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये गोरखपुर में बनेगी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये मतलब ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट ही इसका ये घोषणा की गई है बनाने की, तो याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे जो एक फिल्म सिटी बन रही है क्षेत्रीय के अलावा जो बन रही है, कहाँ बन रही है? वो इधर बन रही है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? नोएडा वगैरह में बन रही है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। ब्रिटिश काल में भारतीय शहर में पहली पूर्ण जनगणना कराने का श्रेय किसे? अब देखिए, अगर आप इस तरीके के प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर जाएंगे। अगर आप देखिए, बोल रहा है कि भारतीय शहर, है ना, पूरे भारत की नहीं, भारतीय शहर। जब ये पहली बार मैंने प्रश्न पढ़ा था तो गलत कर दिया था मैंने, ठीक है, लॉर्ड मेयो कर दिया, लॉर्ड रिपिन कर दिया, देखा इनको, मैंने कहा यार नहीं ये तो रिपिन होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसमें दीजिए टाइम, उसके बाद देखिए उसके क्या कह रहा है वो, नहीं तो आता हुआ भी गलत कर जाएंगे। तो इसमें हेनरी वॉल्टर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, ढाका का करवाया था इन्होंने, ठीक है, ढाका का पूर्ण जनगणना करवाई थी इन्होंने, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और कब करवाई थी? 1830 में, ठीक। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना था? 1999 में? नहीं, 2000 में बना था। बाकी ये कथन दोनों सही हैं इसके, ठीक। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें 2 और 3 सही है, बाकी वो पहला वाला गलत है, 2000 में बना था। नई विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में कथन पूछा है इसमें, विदेश नीति, तो 31 मार्च को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है क्या? 31 मार्च को हुई थी, ठीक है, चलो सही है तो सही है, फिर क्या दिक्कत है। वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात, असत्य पूछा है भाई, ठीक है, असत्य पूछा है, ठीक है, तो ये तो सही है। वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन करना है, ये भी ठीक है, ये लक्ष्य याद रखिएगा, मेंस वगैरह में काम आएगा आपको। इस नीति के 5 स्तंभ हैं, 5 नहीं है भैया, इस नीति के 4 ही स्तंभ हैं इसके, ठीक है, याद रखिएगा, वो मेंस का पॉइंट है, इसको बता देंगे, याद कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा है असत्य, तो केवल 4 स्तंभ हैं उसको याद रखिएगा। प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला कौन सा चक्र है? तो याद रखिएगा बेकर चक्र है ये, ठीक है, कौन सा चक्र है ये? बेकर चक्र, उल्टा यू इसका जो वो बनता है, उल्टा यू टाइप का बनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार WTO के अंबर बॉक्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी अथवा समर्थन को रखा जाता है? WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है, याद रखिएगा। पहले गेट हुआ करता था, गैट, ठीक, गेट नहीं, गैट, ठीक है, उसके स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। उरुग्वे दौर की वार्ता चली थी, लंबी वार्ता चली थी ये, ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें जो जितनी भी वो सब्सिडी हैं जो कि किस व्यापार को विरूपित करती हैं, वो सभी अंबर में आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस पर विवाद चल रहा है, भारत जो है, भारत पर हमेशा कोई ना कोई देश कुछ कुछ मतलब कोई ना कोई चीज़ें करता रहता है, ठीक है, वो आरोप लगाता रहता है कि भारत बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, ये है वो है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी जो सब्सिडी है जो व्यापार को विरूपित करती है, उसको प्रभावित करती है, तो वो जो है अंबर बॉक्स सब्सिडी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से बोल रहा है कि UNDP द्वारा जारी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक होती है, MPI होती है, उनमें से क्या कौन से इंडेक्सेस इसमें शामिल किए जाते हैं? तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जीवन निर्वाह, ये तीनों होते हैं, बाकी ये प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर नहीं होता है उसमें, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा 32। और अगर बात की जाए यहीं पे उच्च न्यायालय, तो आपके 226, यानी हाई कोर्ट के लिए 226 है अनुच्छेद, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जाता है? तो ये अनुच्छेद 200, याद रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 200। ये बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जाता है, ठीक, तो ये उसके समक्ष लाया जाता है, तो उसी समय उसको वो रोक लेता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक। चलिए, अगर इसी को
इसी अनुच्छेद को अगर ये इसके पास भेज दे, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति इस पे अनुमति दे देता है या रोक लेता है तो मतलब वो फिर आगे उसी पे ये सारी कार्रवाई उसी पे निर्भर होती है, ठीक है। क्योंकि जब राष्ट्रपति बोलेगा कि हाँ ठीक है भाई इस पर अब दे दो तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। वैसे ये देखिए, ये 200 जो लिखा हुआ है ये 201 होना चाहिए, ठीक है, 201 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 200 लिखा हुआ है तो आप इसको अमेंड कर लीजिएगा, 201 होना चाहिए, ठीक है। 200 में तो क्या होता है, 200 के हिसाब से तो वो राज्यपाल जो है ये मंजूरी देता है और नहीं देता है या जो भी करता है वो, ठीक है। 201 होता है जो कि आपको ये राज्यपाल को ऑथराइज़ करता है कि वो विधेयक को जो है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर ले, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं, इसीलिए थोड़ा सोच रहा था उसको मैं कि यार ये तो गलत है, ये तो वो गलत ही है वो, ठीक है। केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है वो राज्य और केंद्र के बीच में किस में आते हैं, वो भाग 11 में, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का स्थापना का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 324 है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए गाजियाबाद नगर निगम है, लखनऊ कैंट परिषद है, काकोरी नगर पंचायत है, कानपुर नगर निगम है, ये नगर पालिका परिषद नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तो ये उसका प्रावधान तो है, ये सही है, ये दोनों कथन सही हैं इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली जो कथन है, कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है। इसमें ये जो 356 वाला है ना, ये 356 जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें ये राष्ट्रपति शासन के लिए है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा ये, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसमें कथन सही है और कारण गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक। जो आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 352 के तहत लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाह्य आक्रमण आपातकालीन जो ये दिया गया है ना, ये स्थिति, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध वगैरह, ये सब 352 मैंने बना रखा है एक वीडियो ताबड़तोड़ सीरीज में, देखिएगा उसमें, या उसमें होगा पॉलिटी वाले में होगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं आपातकाल को, ठीक। राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 164 के तहत की गई है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है 153 में और 155 में उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। एमएसएमई के संबंध में समितियों से जो जुड़े सवाल हैं, मतलब इसमें ईयर दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है बेसिकली। तो कौन सा, किस ईयर कौन सी कमेटी गठित हुई थी, तो ये याद रखिएगा। इनमें से जैसे सबसे जो पहली जो कमेटी थी इसमें नायक कमेटी, ये आपका 1991 में, तो एक वन आपका एक ही में है ही है, 1 2 3, ये एक वन नायक कमेटी, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा ऑप्शन में देखिए 2, बी का 2 यानी आबिद हुसैन वाला, ये आपका ए का 4 होना चाहिए यार, एक मिनट, ए का 4 होना चाहिए इसमें, ए का 4, ए का 1 कहाँ से आ गया, लगा रहा हूँ इधर, बता रहा हूँ कुछ और। नायक कमेटी 1991 में, ए का 4, आप एक ही आपको मिल जाएगा, ये सबसे पहले नायक कमेटी ही आई थी, उसके बाद आबिद वाली आई थी 1997 में आई थी, ठीक है। फिर नहीं सॉरी, ये 95 में आई थी, ये 95 में आई थी, और कपूर कमेटी आपकी 97 में, और ये एसएस कोहली कमेटी जो है वो आपकी 2000 में, ठीक है। डी का 1, अगर आपको डी का 1 भी पता होता तो भी आप इस चीज़ को निकाल ले जाते, ठीक है। नायक कमेटी याद रखेगा 91 में, आबिद वाली 95 में, कपूर 97 में, और कोहली कमेटी ये 2000 में। ये सब किससे हैं, एमएसएमई से संबंधित हैं, ठीक, याद रखिएगा। विश्व स्तर पर रेशम उत्पादन में पूछा है इसमें कि कौन सा देश क्या है, उसमें मिलान करना है। तो देखिए भारत, चीन तो पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे है, ये तो याद रखिए। अब इसी से ही आपका मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें दो ही, अगर आप पता है कि भैया चीन पहले स्थान पे, तो डी का 1 देखिए, इसमें डी का 1 एक ही में है ही है, आप उसे करेक्ट आंसर मारिए, निकल लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी देख लीजिए और देश किस स्थान पे क्या है, जैसे वियतनाम है वो आपका चौथे नंबर पे है, उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत दूसरे और चीन पहले स्थान पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100वें पर पहुंच गए भाई, 40 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर देते हैं इसको। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा कथन
सही है पूछा है इसमें 100वां क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्नों को जो उलझाता है ना आयोग या जो बनाने वाला है प्रश्न, वो आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस देगा। ठीक है, अब यहाँ कुशीनगर लिख दिया, आप ये डेट देख के आपको लगेगा यार ये तो सही है, टिक से मतलब मार दिया, दोनों मार दोगे आप। लेकिन और भी आगे पढ़िए कि कुशीनगर बोल रहा है, जबकि ये गोरखपुर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? गोरखपुर होना चाहिए। तो गोरखपुर अगर लिखा होता तब तो सही होता, नहीं तो गलत है ये वाला ठीक है। तो यानी कि 2 वाला सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क? तो वो इजराइल है, याद रखिएगा। इजराइल आजकल बहुत चर्चा में है, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन उस पर। ठीक है, याद रखिएगा। वो उस पर भी हो सकता है कि कुछ पूछ ले, हमास क्या है ऐसे करके पूछ सकता है। तो या वैसे जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं ऐसे तो खैर पूछे नहीं जाते हैं जो, क्योंकि ये सारे प्रश्न डिस्प्यूटेड टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सूची को मैच करना है। देखिए गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पाया जाता है? तो गोल्डन ट्रायंगल ये दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम वाला क्षेत्र है, ये गोल्डन ट्रायंगल। और इधर जो आप देखिए, जैसे ये अपना भारत हो गया, ठीक है, ये अपना मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, तो ये अपना भारत है। इधर आपका ये गोल्डन ट्रायंगल है, थोड़ा गड़बड़ बना है। और इधर ये क्या है? गोल्डन क्रिसेंट है। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट इधर भी है, पाकिस्तान है, ईरान है और अफगानिस्तान, ये इधर भी है गोल्डन क्रिसेंट। और वही सेम चीज़ वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। यानी कि ये भी जो अवैध उसका व्यापार होता है ड्रग्स का, और यहाँ भी। इसीलिए भारत में इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बहुत रहता है। ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन ट्रायंगल जो है और गोल्डन क्रिसेंट, इधर क्रिसेंट है इधर ये ट्रायंगल है, ये दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। सुदूर चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? सुदूर चावल का, अच्छा इसमें ये 102 ये वाला हो गया ना, हाँ 102 वाला देखते हैं। इसमें बरमूडा, तो आपको पता है बरमूडा ये उधर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, जो बरमूडा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बरमूडा ट्रायंगल। तो अगर आप ए का दो लगा दीजिए तो वैसे ही आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। रेड बेसिन ये आपका चीन इसमें मिलेगा, चीन में। ठीक, तो ये हो गया सुदूर पूर्व का ये चावल का कटोरा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर यहाँ पे मैचिंग में है। देखिए टोडा जनजाति आपका ये तमिलनाडु में, गारो ये आपका मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। ठीक, ऐसे ही आपका मैच हो जाएगा इसमें। ठीक, लेपचा ये आपका सिक्किम में, बीरभोर ये आपका झारखंड में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन कहलाता है? नहीं है बेसिकली, तो ये भी है, कुलधारा भी है, धनुषकोडी भी है, लखपत भी है, ये चरखारी नहीं है। ठीक, बाकी सब हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कांडला जो है ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पे निर्यात प्रसंस्करण के लिए ये बना हुआ है। SEZ, पहला SEZ जो है। ठीक है, SEZ। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं। ठीक, 2005 में आया था ये एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। निर्यात के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आइए यहाँ पे आप अपनी कंपनी या कुछ ऐसी चीज़ लगाइए यहाँ पे जो एरिया है, और बहुत सारी छूट, बहुत सारी रिलैक्सेशन, चाहे वो टैक्स में हो या अन्य चीज़ों में हो, सब्सिडी हो, ये सारी चीज़ें वो दी जाती हैं। किसमें? SEZ में। ठीक है, बेसिकली निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कि आप यहाँ से निर्यात करिए। ठीक, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो कनाडा में, याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा ये बेसिकली यूरेनियम सिटी के लिए ही प्रसिद्ध है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें आपको सब सुमेलित दिखेगा, लेकिन बेसिकली जो माइनर जो चीज़ है वो हो सकता है कि लोगों को नहीं पता होगा। जो ये बर्लिन है ना, बाकी सब सुमेलित है, लेकिन बर्लिन है ये एक मतलब जर्मनी का ये स्टेट भी है, और वहाँ का ये उसकी ये कैपिटल भी है। बाकी सब कैपिटल हैं, स्टेट नहीं है। लेकिन बर्लिन जो है वो स्टेट के साथ वो वहाँ के स्टेट कैपिटल भी है और राज्य भी है। ठीक, इसी वजह से ही ये अलग है। तो जो सुमेलित नहीं है वो यही है। ठीक है, श्री अरविंदो का आश्रम कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा, ये आपका पौंडीचेरी में, पुदुचेरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी पहले था, अभी पुदुचेरी हो गया ये नाम चेंज हो गया है। ठीक, चलिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक
कौन माने जाते हैं, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है बेसिकली। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला का आयोजन किया जाता है, तो पंजाब में होता है ये छापर मेला ये, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। और भी जैसे लोहड़ी वगैरह भी है, ये सब पंजाब के ही हैं, ठीक। इसमें सुमेलित पूछा है, सुमेलित करने के लिए बोला है। देखिए श्रीलंका आपका ये कोलंबो हो गया, ठीक है, जिम्बाब्वे हरारे हो गया, ठीक है। तो इसमें ये मैच कर लीजिए आप, ठीक है, ये सुमेलित करना है, आप देख लीजिए इसमें श्रीलंका आप कोलंबो, ठीक है, कोलंबो, ये आपका वर्मा रंगून हो गया, मालदीव ये जिम्बाब्वे हरारे हो गया, मॉरिशस पोर्ट लुइस हो गया, ठीक है, मालदीव माले हो गया। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिए, मैच करेंगे तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। वैसे इनके साथ ये भी थे, ये दोनों ऑप्शन अगर मतलब दिया हुआ है इसमें, दोनों करेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों लोग ही थे। लेकिन यह है कि इनका नाम ज़्यादा जानते हैं लोग, इनका नाम भी जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इनका दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों लोग इससे ये थे, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो बेसिकली ये 1973 में ये शुरू हुआ था, ये किसके लिए, वनों की सुरक्षा के लिए, पेड़ कटाई हो रही थी बेसिकली, ठीक है। तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए ये जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। पेड़ों को जो भी ग्रामीण लोग थे या जो भी वहाँ की जनता थी, वो जाकर के पेड़ों को पकड़ लेते थे, यानी पेड़ों से चिपक जाते थे, तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया, ठीक। तो याद रखिएगा ये दोनों ही लोगों का नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा और ये चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, तो ये मैसूर में है, ठीक। इसकी स्थापना याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये इसका स्टैब्लिशमेंट डेट जरूर पूछा जाता है या मैचिंग में दे देगा। तो भाषा जो भारतीय भाषा संस्थान है उसकी जो है ये 1969 में स्थापना हुई थी और ये मैसूर में है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का मुख्यालय किस शहर में है, तो देखिए ये जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी जो ये स्थापना हुई थी वो 1987 में है। ईयर इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि मैचिंग में पूछ ले, हो सकता है कि पूछ ले, तो इसलिए याद रखिएगा, लिख लीजिएगा साइड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है वो 1987 में है, ठीक है। भारतीय तेल एवं गैस ONGC का जो मुख्यालय है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ONGC जो है वो इसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है अभी क्या है, ये महारत्न कंपनी है एक, ठीक, महारत्न। अभी अच्छा बताइएगा कितनी कंपनियां अभी महारत्न हैं और कितनी नवरत्न हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, नंबर बताइएगा आप। स्वतंत्रता की जो प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो वो कहाँ पर है, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अपने भारत में जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पे है, ये गुजरात में, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, तो उसको भी याद रखिएगा। बहुत सारे स्टैचू जो मैंने बताए भी हैं, कई सारे स्टैचू जो अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल में बने हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पूछे जाते हैं सवाल, तो याद रखिएगा उनको। अभी एक करंट का एक न्यूज़ है जो कि आगे हो सकता है कहीं मिले आपको, तो उसमें याद रखिएगा, जैसे भारत के बाहर सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो USA में स्थापित की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है, कैगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक। गुजरात में काकरापारा है, ठीक है, जैसे और भी अदर अदर जगहों पे हैं, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक। नरौरा जैसे यूपी में है। भारत के नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक धार्मिक शहर है, तो कौन सा है, तो शिरडी के साईं बाबा, आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग गए हों दर्शन करने के लिए, ठीक है, तो लोग जाते भी हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, याद रखिएगा शिरडी, ठीक। तवांग मठ कहाँ है, ये मठ बेसिकली तवांग ये अरुणाचल में है, ठीक है, याद रखिएगा तवांग मठ। मैंने पूरी लिस्टिंग दे रखी है ताबड़तोड़ में, देखिए याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है, पहले भी बताया है अभी भी बता रहा हूँ। ताबड़तोड़ सीरीज को आप हल्के में मत लीजिए, उसको देख डालिए, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा के बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। और 1 पॉइंट अगर 5 में देखेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा वो, ठीक है, फटाफट देख डालिए उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीटर स्क्वायर कहाँ पर है, तो पीटर स्क्वायर ये स्थित है आपका वेटिकन सिटी में, ठीक है। वेटिकन सिटी बेसिकली यूरोप का एक ऐसा देश है, यूरोप का क्या, वो पूरे विश्व का मतलब
बहुत छोटा सा देश है, यानी कि ये देश के अंदर देश है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, वेटिकन सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए पहली महिला तो जुंको तेबई थी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। बचेंद्री पाल के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये भारतीय प्रथम महिला थी जो कि एवरेस्ट पर गई थी, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा का नाम याद होगा आपको, ये दिव्यांग है और ये पहली दिव्यांग हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया कि वहाँ पर पहुँची है एवरेस्ट पर, ठीक। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन सी रही हैं? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल का नाम याद रखिएगा, ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल का नाम याद रखिएगा। पहला चॉकलेट बार किसने खोला था? तो ये जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने खोला था पहला जो चॉकलेट बार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, ठीक। ये करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में पेन पेंटर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये माइकल रोजन को दिया गया है, ठीक है, वर्ष 2023 का, तो याद रखिएगा पेन पेंटर पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? देखिए पद्म अवार्ड्स के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा, उसमें आई में क्लिक कर दूंगा, आप उसको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ ऊपर आप राइट साइड में आई दिख रहा है, आई पे आप क्लिक कीजिए तो वहाँ आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, पद्म वाला अवार्ड्स देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बताया है मैंने, पूरी जानकारी बताई है उसमें शुरू से लेके अभी तक। तो याद रखिएगा इसमें 6 को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 को पद्म भूषण और 91 को जो है आपका क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, पद्मश्री दिया गया है, ठीक। तो टोटल अगर देखेंगे तो 106 लोगों को मिला है, ये नंबर भी याद रखिएगा, ठीक है। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 के द्वारा किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संपन्न सैफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा, यानी कि खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है ये भारत ने जीता है, ठीक, सैफ ये जीता है भारत ने, ठीक है, कर्नाटक में हुआ था ये, इसमें याद रखिए। उप विजेता का कौन रहा? यानी कि कुवैत को हराया था। अब यहाँ पे ये रीजनिंग वाला पद आ गया, ये सब पूरा प्रश्न, अब रीजनिंग चलेगा 8-10 प्रश्न। देखिए इसमें, देखिए मैंने बताया है इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले जो ABCD पूरा लिख के आप पहले A से लेके M तक लिखिए और फिर यहाँ से N से लेकर के इधर XYZ तक लिखिए, ठीक है, और नंबरिंग कर लीजिए उनका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे भी आप इसको देखेंगे फेस टू फेस, आगे सामने सामने देखेंगे, तो उसमें आपको नंबरिंग अगर याद है, जो SSC वगैरह की तैयारी करते हैं या बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, वो सब इनको रटा होता है, ठीक है, याद रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए नहीं याद है तो उसको लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो जो ये पैटर्न चल रहा है वो आपका +4, यानी यहाँ से देखेंगे F को +4 चलेगा, ये F के बाद +4, फिर L के बाद H करेंगे तो -4, यानी बैक हो गया वो। तो इसी तरीके से चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर करेंगे KHWS, ठीक है, तो ये आपका आएगा ODAC, यानी कि वही +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4, ऐसे करके, ठीक, जो नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? तो इसमें भी वही कोई ना कोई सीरीज चल रही है। अगर आप देखेंगे तो A से लेकर K तक देखेंगे तो +10 है, इसमें यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो +10, यानी इस नंबर से इस नंबर तक +10, ठीक है, यहाँ पे +10। तो ऐसे करके देखते जाइए आप। तो जब IKMO में आएंगे तो I के बाद अगर +10 देखेंगे तो आपका कौन सा आएगा? जो इसमें नंबर देखेंगे वो आपका D आएगा, करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से +10 +10 +10 आगे करते जाइएगा, ठीक। यदि वोटर 41352 हो गया, हीटर का ये हो गया, टीज़र का ये हो गया, तो कौन सी संख्या S को डिनोट कर रही है? तो इसमें बड़ा सिंपल है, S को कौन सी संख्या डिनोट कर रही है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह, अब देखिए कौन सी श्रेणी कैसे चल रही है, इसमें ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब देखिए जैसे माइनस करते जाइए तो 23, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 19 माइनस, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 17 13 11, ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ पे 11 माइनस होगा, तो यानी 11 का मतलब हुआ कि 49 आएगा, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सीरीज कैसे चल रही है वो बता दे रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए, PYQ उठा के लाइए, ठीक है, पूर्वावलोकन ले आइए घटना चक्र की, या यूथ की ले आइए, यूथ की भी है, ठीक है, उसको भी ले आइए और प्रैक्टिस करिए। यूथ की पूर्वावलोकन ले आइए, यूथ का PYQ या फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन, दोनों ले आइए, हिंदी और GS दोनों का, और उसको
पूरा एकदम घोट के पी जाइए। और इसके साथ ही जो पूर्वावलोकन की पूरी है वो PCS वाली पूरा घटनाचक्र पूर्वावलोकन, जिसमें कि 6 या 7 पार्ट हैं, ठीक है, उसको भी पूरा आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये थोड़े अच्छे हैं, आ सकते हैं, आपको नहीं पता है, उसको लिख लीजिए और बार बार उसी चीज़ों को पढ़ते रहिए। अभी बहुत बहुत समय है, आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी तैयार करते रहिए, एक एक महीने का आप नोट्स बना लीजिए, या फिर आप अगर बना रखा है पढ़ लीजिए, आप उसको कायदे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब देखिए, दुनिया भर के वीडियोस हैं, ठीक है, आप किसी का भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कौन सी सीरीज चल रही है। जो सीरीज चल रही है इसमें क्या है, प्लस, इसमें जो सीरीज चल रही है एक जगह +5 है, एक जगह +8, ऐसे करते हुए इसमें डबल ट्रिपल सीरीज चल रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फिर कितने कितने का गैप है, 3 का, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का गैप है, फिर इनमें से इसमें वाले में जब चलेगा तो 6 यानी 2 का गैप है, ठीक है, 3 से 6 ऐसे ऐसे करते हुए गैप मतलब बनता जाएगा, और जब जो आंसर आएगा वो आपका 207 आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं उसमें कमेंट करके आपको बता दूंगा, उसमें प्रिंट कर दूंगा, ठीक। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए इसमें भी कोई ना कोई श्रेणी चल रही है, आप इस चीज़ को हल करेंगे तभी समझ पाएंगे कि कैसे ये चल रहा है, क्या चल रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ से 22 के बाद ये देखिए ये सीरीज कितनी है, 4 गैप है ना, 22 4 26, फिर 4 प्लस करेंगे तो 4 30 हो गया। तो फिर अगर यहाँ से आएगा तो कितना आएगा, 34 हो जाएगा ना। ऐसे ऐसे सीधे 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 निकल आएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है। अच्छा, कई टाइप के जो सीरीज चलती हैं उनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ यही यही चल रही है, ठीक है। ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लंबा चौड़ा, लेकिन बहुत सिंपल सा है। आप इसको पढ़ें और अपने आप को उस जगह पर रख लें, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर निकालें। इसमें जब देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि लाइट का ओसियो से क्या संबंध है, तो ये उसका मतलब लाइट जो है वो ओसियो का पिता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा, ठीक। यदि अब देखिए फिर वही आ गया इसमें, तो बडमास वाला नियम याद रखिए, बडमास का नियम याद रखिए। इसी क्रम में आपको इस तरीके के प्रश्नों को हल करना है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसमें करेक्ट आंसर फिर आपका 398 आएगा, अब जब आप करेंगे तो, ठीक है। ADH हार्मोन क्या होता है, देखिए ADH हार्मोन ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं ये, ठीक है। किडनी के द्वारा ये जैसे पानी को नियंत्रित करता है, बोलते हैं ना, जैसे किसी को यूरिन ज़्यादा आती है, ठीक है, बार बार लगती है, तो वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसी में डिस्टर्बेंस होता है, इसी में डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो बार बार चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। तो ADH को, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको वैसोप्रेसिन, ये पता है, ये इसी नाम से, इस नाम से प्रश्न भी पूछा है कि यूरिन को कंट्रोल कौन करता है, तो ये मतलब उसमें शरीर में पानी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो वैसोप्रेसिन, ठीक है, इस तरीके से। और इसका नाम वैसे क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि B, ठीक है। असत्य कथन देखिए इसमें क्या है, इसमें असत्य मतलब मैचिंग में, तो देखिए इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, ये राइबोफ्लोविन जो है ये सही नहीं है। विटामिन E का टोकोफेरॉल होता है, ठीक है, जो रासायनिक नाम है विटामिन E का टोकोफेरॉल है, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन होती है, जल के साथ BC नहीं करना चाहिए, ठीक है, जल के साथ BC नहीं करना, और वसा में एडेक, ठीक, ये ऐसे करके याद रखिए। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है, एक भी सही नहीं है। मतलब इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त में गलत कथन पूछा है, तो गलत क्या है, तो दोनों गलत हैं ये, ठीक। जल में मैंने बताया जल के साथ BC नहीं करना, ठीक है, जल के साथ BC नहीं करना। और वसा में फिर उसके बाद आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, एडेक, अगर एडेक नहीं भी याद है तो जल के साथ BC अगर याद रखेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से मैंने इसको आपको बेहतरीन तरीके से इसको व्याख्यायित किया है, 140 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग यार, व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर करिए फटाफट। जितने भी आपके जो भी सोशल अकाउंट हैं उस पर आप इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर उसमें भेज दूंगा, आप ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।